नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ सी फाइनल एससीएमपी का जो नवंबर 23 का पेपर हुआ है, इसका डिटेल में रिव्यू शेयर करूंगा। साथ में आपको लास्ट के 1.5 डे में इलेक्टिव की किस तरह से प्रिपरेशन करनी है, इसके बारे में भी बताऊंगा। सबसे पहले अपन एससीएमपी के पेपर की बात करें तो आज के पेपर में लगभग सारे न्यू क्वेश्चन थे और पेपर काफ़ी ज़्यादा लेंदी पेपर था। न्यू क्वेश्चन होने के चक्कर में अपन को क्वेश्चन पढ़ने में भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है, क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी होते हैं। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन में नए क्वेश्चन आते हैं तो उसको टाइम भी लगता है, अपन को कंसेप्ट अप्लाई करने पड़ते हैं। तो पेपर वैसे देखा जाए तो एवरेज पेपर था, लेकिन लेंथ के कारण इतना बड़ा लेंदी पेपर था कि ये पेपर काफ़ी लोगों को अबव एवरेज भी लग सकता है। कुछ लोगों को पेपर टफ भी लगा होगा, क्योंकि क्वेश्चन सारे के सारे न्यू थे। जिन्होंने खाली क्वेश्चन देख के क्वेश्चन के भरोसे गए थे, उनको इस पेपर में दिक्कत आई होगी। हाँ, जिन्होंने मेरे नोट्स अच्छे से कर रखे थे वो पेपर को थोड़ा मैनेज कर सकते थे, लेकिन पेपर सब लोगों का छूटा होगा। क्योंकि मैंने काफ़ी लोगों से बात करी जो इंटर के रैंकर थे आपके अटेम्प्ट के, उनसे भी बात करी, तो उनका भी किसी का 10 नंबर का, किसी का 15 नंबर का, किसी का 20 नंबर तक का भी छूटा पेपर है। तो अगर आपने 80 मार्क्स तक का भी पेपर इसको अटेम्प्ट किया है तो काफ़ी बहादुरी का काम किया आपने इस पेपर में। क्योंकि इसको अगर आपको ठीक से अटेम्प्ट करना था तो एक एक क्वेश्चन को आपको बार बार पढ़ना पड़ता। क्योंकि थियरी वाले तो आप अटेम्प्ट कर सकते थे, लेकिन जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे उसमें थोड़ा सा कंसेप्ट अप्लाई करने पड़ते हैं आपको। जो नोट्स में कंसेप्ट लिखे हुए हैं तो उसके लिए अपन को उस क्वेश्चन को ठीक से रीड करने में टाइम देना पड़ता। तो पेपर काफ़ी ज़्यादा लेंदी पेपर था, लेकिन इसमें एक चीज़ अच्छी थी कि जो भी क्वेश्चन आए ना, जो टॉपिक मैंने इंपॉर्टेंट बताए थे आपको, मैराथन में भी जो टॉपिक मैंने बताए थे कि लास्ट डे पे फिर से देख लेना, लगभग 80-90 मार्क्स के क्वेश्चन तो उन्हीं से आए थे। 120 और 25 मार्क्स के पेपर में से लगभग 80-90 मार्क्स के क्वेश्चन उसी से थे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। हाँ, क्वेश्चन टोटल ये मान लो आप लगभग सारे क्वेश्चन क्या थे, न्यू फ्रेम हुए थे। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जो रिपीटेड क्वेश्चन था। तो इस कारण भी पेपर अटेम्प्ट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम आपको लग गया होगा। तो अगर आपका पेपर छोटा भी है 15 नंबर का, 20 नंबर का, तो आपको घबराने की बात नहीं है, क्योंकि ये पेपर लगभग सभी का ही छूटा है। अगर आपने ठीक से किया है तो, हाँ, हवा में किया है तो वो अलग बात है। अब अपन थियरी और प्रैक्टिकल का रेशियो देखें तो थियरी लगभग 60 मार्क्स की पूछी गई है और प्रैक्टिकल लगभग 65 मार्क्स के पूछे गए हैं क्वेश्चंस। कैटेगरी वाइज देखें, कैटेगरी ए चैप्टर लगभग 83 मार्क्स के पूछे गए हैं और कैटेगरी बी जो चैप्टर थे वो 42 मार्क्स के पूछे गए हैं इस पेपर में। अब अपन एक बार पेपर देख लेते हैं कहाँ कहाँ से पूछे गए। वैसे मैंने शीट बना रखी है कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आप देखोगे ना, लगभग सारे ज़्यादातर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने आपको बताए थे, मैराथन में बताए थे इंपॉर्टेंट टॉपिक, उन्हीं से पूछे गए थे। और कैटेगरी वाइज देखोगे तो वही रेशियो है, लगभग 80 मार्क्स का कैटेगरी ए का है, लगभग 40 मार्क्स का कैटेगरी बी का है। और वैसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के अकॉर्डिंग देखोगे तो वो भी 80-90 मार्क्स का तो इंपॉर्टेंट टॉपिक से था और 30-40 मार्क्स का बाकी टॉपिक से था। और अपन ने जो मैराथन कवर की थी उसमें से भी क्या होगा, लगभग 80 मार्क्स की कवरेज उसमें हो गई थी, जो आज पूछे गए कंसेप्ट उस अकॉर्डिंग। हाँ, क्वेश्चन कुछ भी ऐसा नहीं था जो बिल्कुल रिपीट हुआ हो। एक दो क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत सिमिलर लगेंगे, बाकी पूरा पेपर, पूरा का पूरा पेपर न्यू था। एक दो क्वेश्चन में भी बस एक दो पॉइंट आपको सिमिलर लगेंगे, बाकी एकदम न्यू क्वेश्चन फ्रेम हुए थे, थियरी वाले भी और प्रैक्टिकल वाले भी। अब देख लेते हैं कहाँ कहाँ से क्वेश्चन, कैसे कैसे क्वेश्चन आए थे। क्वेश्चन 1 जो था ये मिक्स क्वेश्चन था, केस स्टडी वाला क्वेश्चन, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। अगर आप इसको पढ़ने बैठते तो इसी में आप 10-15 मिनट बर्बाद कर देते। अब इसका रिक्वायर्ड पार्ट देखोगे तो कुछ क्वेश्चन तो सीधा आप रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ के आंसर दे सकते थे। इसमें चैप्टर 1 भी डाला गया था और अपना चैप्टर नंबर 7 भी डाला गया था। ट्रिपल बॉटम लाइन डाला गया था चैप्टर 7 से, मिशन स्टेटमेंट चैप्टर 1 से डाला गया था। इसके अलावा स्ट्रेटजी आपका चैप्टर 1 से डाला गया था। इसके अलावा पोर्टर 5 फोर्स जो इंपॉर्टेंट बता रखा था मैंने, वो आपका चैप्टर 1 से डाला गया था। ट्रिपल बॉटम लाइन और पोर्टर 5 फोर्स का मेनली ये क्वेश्चन पूछा गया था। और भी चीज़ें इसमें थोड़ी बहुत मिक्स कर दी थी, आउटसोर्सिंग मिक्स कर दिया था। तो इस तरह से मिक्स क्वेश्चन था। हाँ, था इंपॉर्टेंट टॉपिक से, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कुछ आउट ऑफ बॉक्स था। और पार्ट्स में पूछा गया काफ़ी सारी चीज़ें इसमें लिखनी थी आपको। हाँ, केस स्टडी पढ़ के लिखते तो टाइम ज़्यादा वेस्ट होता, सीधा आप आंसर करते तो कुछ तो कर सकते थे। कुछ ऐसे भी पॉइंट थे जो आपको केस स्टडी पढ़ के ही कर सकते थे, एक आध पॉइंट। बाकी कुछ ऐसे भी थे जो सीधा बिना केस स्टडी पढ़ के भी आप आंसर दे सकते थे। बाकी कुछ आपको केस स्टडी पढ़नी पड़ती। और वैसे भी मैंने बताया था कि क्वेश्चन 1 आपको हमेशा लास्ट में करना होता है। लास्ट में कितना टाइम बचा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना होता है। अब 2 का जो ए वाला पार्ट है, 2 का ए वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से था। नया क्वेश्चन था कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी का नया क्वेश्चन था। आपको आइडेंटिफाई करना था, कैटेगराइज करना था इन कॉस्ट को प्रिवेंशन, अप्रेजल, इंटरनल फेलियर और एक्सटर्नल फेलियर में बांटना था, बस क्लासीफाई करना था। इसके बाद 2 का जो बी पार्ट है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक से था। अपना लाइफ साइकिल कॉस्टिंग का क्वेश्चन, नया क्वेश्चन था, बिल्कुल नया क्वेश्चन था, लेकिन टॉपिक इंपॉर्टेंट ही था ये भी। इसके बाद 3 का जो ए वाला पार्ट है ये ट्रांसफर प्राइसिंग का क्वेश्चन था, नया क्वेश्चन था। ट्रांसफर प्राइसिंग का ये क्वेश्चन था, ये भी बिल्कुल न्यू फ्रेम हुआ था ये भी। इसके बाद 3 का जो बी वाला पार्ट है
ये नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ था बैलेंस स्कोर कार्ड का, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक था बैलेंस स्कोर कार्ड, और इसका नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, ये वाला थियरी क्वेश्चन था। इसके बाद फोर्थ का जो ए वाला पार्ट है 5 मार्क्स का क्वेश्चन था, बीपीआर का नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। सिमिलर टाइप का क्वेश्चन आपको एक आध थियरी का मिल जाएगा, वैसे नया क्वेश्चन भी मान सकते हैं, थियरी लिखनी थी इसमें नोट से, तो ये क्वेश्चन भी न्यू था, इंपॉर्टेंट टॉपिक था बीपीआर, उसी से फ्रेम हुआ था। फिर फिफ्थ का जो बी वाला पार्ट है, बी वाले पार्ट में पहला जो वाला ऑप्शन आया था आपके, वो तो मिनिमम प्राइसिंग का था, और जो और करके आया था, और करके इसमें पूछा इन्होंने आपका आउटसोर्सिंग का क्वेश्चन पूछा, मिनिमम प्राइसिंग और एक और करके आउटसोर्सिंग का 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे। इसके बाद 4 का जो सी वाला पार्ट है, ये क्वेश्चन आप कर सकते थे आराम से, मैन्युफैक्चरिंग साइकिल एफिशिएंसी के ऊपर था, नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, ये टॉपिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था, नया क्वेश्चन था वैसे, पर आप कर सकते थे ये। इसके बाद फिफ्थ का जो ए वाला पार्ट है, ये ईएमए का था, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का था, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, ये भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट मार्क करवाया था और अच्छे से रिवाइज भी करवाया था ये वाला, उसका था 10 मार्क्स का, नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ था। थोड़ा बहुत जो इसका पहला वाला पार्ट है, इस टाइप का सिमिलर टाइप का थोड़ा बहुत क्वेश्चन मिल जाएगा, वैसे बाकी क्वेश्चन ये न्यू फ्रेम हुआ था। इसके बाद इसका जो बी वाला पार्ट है, क्वेश्चन फिफ्थ का बी वाला पार्ट, ये बजटिंग का क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट वगैरह था नहीं, ये बजटिंग का क्वेश्चन था। हाँ, ये इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में थोड़ा बहुत मिल जाएगा, बिल्कुल सेम नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत सिमिलर टाइप का थोड़ा बहुत मिल जाएगा, एक आध पॉइंट, और एक आध पॉइंट आपको नोट्स में मिल जाएगा। इसके बाद 6 का जो ए वाला पार्ट है, ये प्राइसिंग डिसीजन का था, प्राइसिंग डिसीजन का इसमें थोड़ा बहुत क्वेश्चन तो क्वेश्चन बैंक में भी था सिमिलर टाइप का, पूरा नहीं था, थोड़ा बहुत, और थोड़ा बहुत पार्ट नया पूछा गया था इसमें 6 का ए वाला पार्ट। और इसके बाद 6 का जो बी वाला पार्ट है, ये स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का नया क्वेश्चन फ्रेम हुआ था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। तो इस तरह से ये पेपर पूछा गया था। तो अगर आप देखोगे लगभग सारे क्वेश्चन ही क्या थे, न्यू थे, एक आध क्वेश्चन को छोड़ दें तो एक आध क्वेश्चन में भी छोटा छोटा पॉइंट था जो सिमिलर था। तो न्यू क्वेश्चन होने के चक्कर में ये पेपर थोड़ा सा अबव एवरेज की कैटेगरी में चला गया, क्योंकि इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो गई, न्यू क्वेश्चन में टाइम लगता है करने में। ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही आउट ऑफ बॉक्स क्वेश्चन थे, ऐसे भी नहीं थे, और ऐसा भी नहीं था कि कोई रिमोट एरिया से क्वेश्चन थे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे उन्हीं से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पेपर को मैनेज भी किया जा सकता था। हाँ, लेंथ के चक्कर में पेपर थोड़ा सा अबव एवरेज हो गया, क्योंकि न्यू क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अगर आपका पेपर छोटा है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी नीड नहीं है, क्योंकि सबका ही पेपर छोटा है। हाँ, ज़्यादा ही छूट गया आपका, मान लो 55-60 मार्क्स का अटेम्प्ट हुआ है, तो थोड़ी दिक्कत वाली बात है, फिर आपको उस 55-60 में से 40 मार्क्स कैसे न कैसे चाहिए होंगे। अब अपन बात कर लेते हैं इलेक्टिव के पेपर की। तो इलेक्टिव के पेपर को काफ़ी सारे लोग तो एकदम हवा में लेते हैं, क्योंकि उनको पता होता है कि फ्री में एग्जामिशन आ जाएगी, पर ऐसा भी नहीं है। अभी तक तो क्या है कि जो इकोनॉमिक लॉ का पेपर है लगभग सबने वो ले रखा है, तो उसका कॉपी पेस्ट पेपर आता है, हमेशा 2 या 3 केस स्टडी तो रिपीटेड आई जाती है, कभी कभी 4-4 केस स्टडी रिपीटेड आई हुई है उसमें। और बाकी पेपर तो टफ भी आ जाते हैं, जैसे इंटरनेशनल टैक्स वाला पेपर टफ आ जाता है, FSCM वाला टफ आ जाता है। तो इतना हवा में मत लेना इलेक्टिव पेपर को, इसको थोड़ा सा आप ऐसा ही करना कि आपका 1.5 डे मिल रहे हैं, तो आज से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, आज से ही प्रिपरेशन करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि आपको DT में ऑलरेडी एक दिन एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो DT तो आपका हो जाएगा आराम से। तो आज से आप इलेक्टिव को फोकस करना है। अब आपको लेके क्या जाना है, एक तो सबसे पहले तो वो बता देता हूँ मैं आपको, तो जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मेट है वो जरूर ले जाना, क्योंकि इंस्टीट्यूट क्वेश्चन फ्रेम करेगा, कुछ नया फ्रेम करेगा तो स्टडी मेट से करेगा, कहीं और से करेगा नहीं। दूसरा, ICA का जो डाइजेस्ट है, इंस्टीट्यूट का डाइजेस्ट, वो ले जाना, क्योंकि कॉपी पेस्ट की स्टडी आ जाती है, किसी भी पेपर में आ सकती है कॉपी पेस्ट की स्टडी। इकोनॉमिक लॉ में तो ज़्यादा आती है और बाकियों में भी आ जाती है, एक आध आ सकती है। इसके अलावा पास्ट पेपर्स और MTP में भी क्या है कि डाइजेस्ट के कुछ क्वेश्चन तो क्या है इंस्टीट्यूट ने डाइजेस्ट में छोड़ रखे हैं, कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चन, ऐसे कुछ MTP के क्वेश्चन डाइजेस्ट में इंस्टीट्यूट ने कवर नहीं कर रखे, तो इनसे भी क्वेश्चन आ सकता है पास्ट पेपर और MTP में। या तो आपने आइडेंटिफाई कर रखे कि हाँ ये नए क्वेश्चन है, तो खाली वो क्वेश्चन ले जाना, नहीं कर रखे तो फिर आपको सारे ले जाने पड़ेंगे पास्ट पेपर से MTP। इसके अलावा अगर आपने नोट्स वगैरह बना रखे हैं या किसी टीचर के नोट्स फॉलो करते हो तो वो नोट्स ले जाना, इंडेक्स बना रखा है तो वो इंडेक्स जरूर ले जाना। ये चीज़ें तो आपको ले जानी है, ऐसा नहीं कि कट्टे भर भर के आप बुक्स ले जाओ, इतनी ही चीज़ें ले जानी है, ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं ले जानी कि किसी और की पता नहीं अलग अलग केस स्टडी ले जा रहे हो, कुछ भी काम की नहीं है। इंस्टीट्यूट या तो इनमें से देगा या कुछ न्यू फ्रेम करेगा, किसी की बुक से इंस्टीट्यूट नहीं देता, या तो खुद की जो होती है वो कॉपी पेस्ट करता है या बिल्कुल न्यू फ्रेम करता है, यही इनका तरीका होता है। इंटरनेशनल टैक्स किसी के पास है, हालांकि काफ़ी कम लोगों के पास है, अगर है किसी के पास तो वो मेरे DT के नोट्स ले जा सकते हैं, DT वाले जो नोट्स हैं वो इसमें काम आ जाएंगे। कभी कभी एक आध क्वेश्चन फिर DT वाला पार्ट का भी पूछ लेता है, वैसे इंटरनेशनल टैक्स होता है लेकिन एक आध क्वेश्चन DT वाले पार्ट का भी आ जाता है इसमें। इसके अलावा इंटरनेशनल टैक्स अगर आपके पास है तो आप NR टैक्सेशन
ट्रांसफर प्राइसिंग और डबल टैक्सेशन रिलीफ वाला रिवीजन वीडियो सुन लेना, इसमें आपको गारंटी से अच्छे से कवरेज हो जाएगी। और ये 3 चैप्टर बताए ना मैंने, एनआर टैक्सेशन, ट्रांसफर प्राइसिंग और डबल टैक्सेशन रिलीफ, इन तीनों का लगभग 80 मार्क्स का इस पेपर में वेटेज रहता है। 80 to 90 मार्क्स का इन तीनों चैप्टर का वेटेज रहता है। तीनों चैप्टर का सबसे मेन चैप्टर यही है इसमें, तो इनका रिवीजन सुन लेना। एनआर टैक्सेशन का तो मैंने नया रिवीजन वीडियो डाला है। अब सबसे मेन है इलेक्टिव पेपर में केस स्टडी का प्रेजेंटेशन। लास्ट टाइम इकोनॉमिक लॉ में लगभग 3 केस स्टडी बिल्कुल कॉपी पेस्ट आई थी, एक थोड़ी सिमिलर आई थी, फिर भी जो बच्चों के जो मार्क्स थे वो 90, 95 ऐसा नहीं आए। काफ़ी लोगों ने बिल्कुल सेम कॉपी पेस्ट लिखी थी, फिर भी मार्क्स नहीं दिए गए। काफ़ी कॉपी मेरे पास भी ऐसी आ रखी थी और काफ़ी सारों को मार्क्स कम दिए गए, मतलब काट लिए गए मार्क्स। तो ऐसा क्यों किया गया? देखो, जो आपको सजेस्टेड आंसर मिलता है या जो केस स्टडी डाइजेस्ट वगैरह है या आईसीआई की जो डाइजेस्ट है, इसका कॉपी पेस्ट होता है सजेस्टेड आंसर। आप आईसीआई के डाइजेस्ट से वहाँ लिख के आते हो कॉपी पेस्ट करके, ठीक है। एक होता है मॉडल सॉल्यूशन। इंस्टीट्यूट का जो मॉडल सॉल्यूशन होता है ना, और जो सजेस्टेड आंसर होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। कंटेंट वाइज ज़्यादा नहीं होता फर्क, प्रेजेंटेशन वाइज काफ़ी ज़्यादा फर्क होता है। ऐसा मानो दिन रात का फर्क होता है। सजेस्टेड आंसर में तो ये गिच पिच करके लिखते रहते हैं, मतलब पैराग्राफ चिपते रहते हैं और कुछ भी बोल्ड करके नहीं रखते। मॉडल सॉल्यूशन जो एग्जामिनर के पास जाता है, जैसे एग्जामिनर चेक करता है, उसमें क्या करते हैं, ये आंसर को पॉइंट्स में बांट देते हैं। थियरी आंसर को हर पॉइंट से अच्छे से गैप दिखाते हैं, और जो कीवर्ड्स होते हैं उनको वो बोल्ड कर देते हैं। कीवर्ड्स क्या कर देते हैं? बोल्ड कर देते हैं, ये करते हैं। इसके अलावा सजेस्टेड आंसर में तो सेक्शन नंबर, रूल नंबर वगैरह सब चीज़ें चिपते हैं, सब चीज़ें चिप देते हैं ऐसी। और कुछ फालतू चीज़ें भी होती हैं, केस लो वगैरह के नाम वगैरह है मान लो, तो वो भी चिप देते हैं, और कुछ फालतू लाइनें भी चिप देते हैं। मॉडल सॉल्यूशन में वो कचरा हटा देते हैं, मॉडल सॉल्यूशन में वो कचरा हटा देते हैं। ये है एक तरीके से, ऐसा मानो जैसे मेरे मान लो डीटी के नोट्स हैं, वो हो गए मॉडल सॉल्यूशन, और जो इंस्टीट्यूट का स्टडी मैट है वो हो गया सजेस्टेड आंसर। ये फर्क होता है। कंटेंट सेम है, लैंग्वेज सेम है, बस प्रेजेंटेशन का फर्क है। एक तो एक मॉडल सॉल्यूशन से सेक्शन नंबर का, रूल नंबर का, इनका कचरा हटा देते हैं। एक क्या कचरा हटाते हैं? कुछ फालतू ही बिल्कुल कचरा लिखा हुआ है वो हटा देते हैं। इस तरह से मॉडल सॉल्यूशन बनता है। तो आपको प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना है इलेक्टिव पेपर में। अगर आपको मार्क्स चाहिए, कॉपी पेस्ट भी आ गई तो ये मत सोच लेना कि वहाँ कॉपी पेस्ट करने से मार्क्स मिलेंगे, कि सेम टू सेम लिखेंगे तो मार्क्स मिलेंगे। अगर आप नकल कर रहे हो तो थोड़ी अक्कल आपको लगानी पड़ेगी। अक्कल क्या लगानी है आपको? कि कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। अगर आप लाइन टू लाइन कॉपी पेस्ट करोगे, एक तो आपका पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, 4 घंटे में भी अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सजेस्टेड आंसर जो होता है, आईसीआई की डाइजेस्ट जो होती है, इसमें बहुत बड़े बड़े आंसर होते हैं। इकोनॉमिक लॉ वगैरह में सब में बड़े बड़े आंसर होते हैं। थियरी वाले की बात करूँ तो मैं, प्रैक्टिकल में तो चलो आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको क्या करना है, एक तो जो भी आंसर इन्होंने पैराग्राफ में लिख रखे हैं उसको पॉइंट्स में बांट देना, पॉइंट्स में प्रॉपर गैप दे देना। जो वर्ड्स आपको कीवर्ड लगे, जो भी वर्ड्स आपको कीवर्ड लगे उनको अंडरलाइन कर देना। अगर आपको कुछ लाइन लगती है जो बिल्कुल फालतू लगती है कि ये तो लाइन लिखने का कोई सेंस ही नहीं है, तो वो आप भी हटा देना। इस तरह से आपको करना है। पेपर भी आपका अटेम्प्ट हो जाएगा, प्रेजेंटेशन आपकी ठीक हो जाएगी और मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे आपको। तब जाके आपके मार्क्स आएंगे 85, 90। नहीं तो फिर आपके मार्क्स वही 60, 65 इतने ही अटेम्प्ट इतने ही रह पाएंगे, या कम भी हो जाएंगे, क्या पता एग्जामिनेशन से भी कम रह जाए। ये पेपर ऐसा होता है इलेक्टिव पेपर, ये आपके बाकी पेपर की हेल्प करता है। बाकी पेपर की कैसे हेल्प करता है? बाकी पेपर में मान लो आपके कम मार्क्स आ रहे हैं, ये पेपर में आप अच्छे मार्क्स ला सकते हो। क्योंकि एससीएमपी का जो आज का पेपर था वो ऐसा पेपर नहीं था कि आप 90 मार्क्स ले आओ, 80 मार्क्स ले आओ, ऐसा पेपर नहीं था। आप एग्जामिनेशन ले आओगे, काफ़ी बड़ी बात है उसमें। एग्जामिनेशन ले आओगे, काफ़ी अच्छी बात है। 60, 65 ले आओगे, काफ़ी सही बात है। बस अगर एवरेज स्टूडेंट हो तो ज़्यादा, मान लो आपकी एससीएमपी वीक है तो आप पास भी हो जाओगे, उसमें 50, 55 ले आओगे या 40, 45 ले आओगे, अच्छी बात है। उसमें कौन हेल्प करेगा फिर? बाकी एग्रीगेट बनाने में ये पेपर हेल्प करता है। अब इसमें भी आप गलती कर देते हो, क्योंकि आप कॉपी पेस्ट करने में लगे रहते हो। कॉपी पेस्ट करना है पर उसका प्रेजेंटेशन अच्छा करना है, और जो फालतू लाइन लगे उनको हटाना है, जो कीवर्ड्स लगे उनको अंडरलाइन करना है। इस तरह से करोगे, पेपर भी अटेम्प्ट होगा और मार्क्स भी अच्छे से आपको पूरे के पूरे मिलेंगे। और कॉपी पेस्ट करोगे तो क्या होगा, आप पूरा का पूरा पैराग्राफ लिख दोगे, एग्जामिनर के पास जाएगा मॉडल सॉल्यूशन, सजेस्टेड आंसर तो जाता नहीं है उसके पास, वो तो इससे मैच करेगा। इसमें उसको जो कीवर्ड्स दिखेंगे पैराग्राफ में दिख गए आपके, जल्दी जल्दी चेक करते हैं, ऐसा तो नहीं वो दिमाग लगा लगा के चेक करते हैं। दिख गए तो मार्क्स दे देगा, नहीं दिखे तो आगे बढ़ जाएगा। ये होता है। फिर आप चाहे कितनी भी गाली बको इंस्टीट्यूट को, चाहे कितनी भी गाली बको एग्जामिनर को, कुछ नहीं होने वाला। एक बार कॉपी चेक हो गई उसके बाद कुछ नहीं होने वाला। एक बार आपके मार्क्स आ गए उसके बाद कुछ नहीं होता, जनरली कुछ होता नहीं है। इलेक्टिव पेपर में ये भी है कि कोई सी भी केस स्टडी कर सकते हो। ऐसा नहीं होता कि केस स्टडी 1 कंपल्सरी होती है, ऐसा नहीं होता। कोई सी भी आप केस स्टडी कर सकते हो। कुछ लोग सोचते हैं सारी की सारी करते हैं, कोई फायदा नहीं है, कोई सेंस नहीं है। आप तो 4 केस स्टडी, जो 5 में से 4 करनी होती है, आपको 25 मार्क्स की बेस्ट चूज करके आप कर दो, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता कि आप वहाँ टाइम पास करो। इसके अलावा पेपर में जरूर छाट लेना कि जो सबसे पहले ये देखना 50 मिनट से ऊपर से देखना एक बार केस स्टडी कि कौन सी कॉपी पेस्ट आई है। ऊपर से देख लेना कि कोई केस स्टडी कॉपी पेस्ट आई है क्या। जो कॉपी पेस्ट आई है सबसे पहले उनको करना है। अब आपको लग रहा है कि कॉपी पेस्ट आई नहीं है तो देखना कि कौन सी केस स्टडी में सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आए हैं या एक आध पॉइंट सिमिलर है, वो वाली करनी है। ऐसा भी नहीं है मतलब बिल्कुल नहीं है, वो सबसे लास्ट पे करनी है। अब नई वाली में क्या करना है, जो टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है, जिन टॉपिक के बारे में आपने कुछ पढ़ रखा है,
तो पहले वो कर देना, जिनके बारे में आपने कम पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है वो लास्ट में कर देना। इस तरह से आपको ऊपर से देखना होता है 15 मिनट में। 15 मिनट में आपको ऊपर से देखना पड़ता है कि कौन सी केस स्टडी करें। तो ऊपर से देखो, या रिक्वायर्ड वाला पार्ट देख लो कि कौन कौन से क्वेश्चन पूछे। हाँ, इनमें एमसीक्यू तो बिल्कुल आसान पूछते हैं केस स्टडीज़ में, तो ऐसा भी कर सकते हो कि आप पहले सभी केस स्टडी का एमसीक्यू कर दो। और ध्यान रखना, कुछ लोग पेपर 6 वाले में, इसमें इलेक्टिव पेपर में एमसीक्यू कॉपी में ही कर देते हैं। नहीं, आपको वो गोले बनने हैं। एमसीक्यू शीट होती है इसमें भी, एमसीक्यू शीट होती है इसमें भी, वो आपको फिल करनी है। कॉपी में कर दोगे ना, ए लिखोगे बी लिखोगे, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, कोई भी मार्क्स नहीं मिलेंगे। काफ़ी सारे लोग ऐसे फिर मैसेज करते हैं एग्जाम दे के आने के बाद, तो ये बात भी ध्यान रखना। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि चलो आज कुछ और पढ़ लेते हैं। वैसे तो बेटर यही है, इलेक्टिव पे फोकस करो, इसको थोड़ा सा अच्छा स्ट्रॉन्ग बनाओ ताकि इसमें आप 80+ मार्क्स ले सको, क्योंकि ये आपकी बाकी पेपर में हेल्प करेगा। क्योंकि डीटी पेपर जो आता है ग्रुप 2 में, वो पेपर भी अच्छा पेपर आता है। उसमें भी ऐसा नहीं होता कि 90 मार्क्स ले आओगे आप, 80 मार्क्स ले आओगे, चांस ही नहीं होते। उसमें भी हाईएस्ट मार्क्स ही 80 के आसपास जाते हैं उसमें। आईडीटी चलो अच्छा पेपर होता है, लेकिन सबसे अच्छा पेपर है ये एग्जामिनेशन के लिए। आईडीटी होता है और एक ये होता है एससीएमपी और डीटी नहीं होते कि एससीएमपी डीटी आप 90 तक चले जाओगे। तो ये पेपर आपके बाकी पेपर को भी एग्रीगेट बनाने में हेल्प करेंगे। या आपने मान लो ग्रुप 1 दिया है, उसकी भी एग्रीगेट में ये हेल्प कर देगा। ग्रुप 1 भी दिया है तो ये फ़ायदा देगा। इसके अलावा अगर मान लो आपको इसमें एग्जामिनेशन ले आओगे, ग्रुप 2 आपका रह भी गया, तो भी आपको फ़ायदा रहेगा आगे अगले न्यू कोर्स में। आपको वो जो मल्टी डिसिप्लिनरी वाला पेपर है वो नहीं देना पड़ेगा। वो पेपर थोड़ा खतरनाक होगा। खतरनाक क्या, उसमें उन्होंने 7 सब्जेक्ट मिला दी, एससीएमपी लो वगैरह तो मिला दी, और बाकी जो आपके कोर्स की सारी सब्जेक्ट मिला दी। अब आपने ग्रुप 1 मान लो पढ़ ही नहीं रखा पहले से, काफ़ी साल पहले ग्रुप 1 क्लियर किया था, तब दिक्कत आ जाएगी। तो ये पेपर थोड़ा अच्छे से देना, हवा में मत लेना। चाहे आज से ही आप पढ़ाई कर लो, ऐसा नहीं कि आज का दिन किसी और को दे दिया। फिर भी आपका मन चल रहा है कि चलो आज कुछ और पढ़ लेते हैं, तो आज डीटी पढ़ने के बजाय आप आईडीटी पढ़ना, क्योंकि डीटी में ऑलरेडी तो एक दिन तो आपके पास एक्स्ट्रा है, एक दिन आपके पास वैसे ही एक्स्ट्रा है, तो कवर अप हो जाएगा। तो आज आईडीटी का कस्टम वाला पार्ट आप कवर कर लेना। कस्टम वाले पार्ट में पूरा कॉपी पेस्ट आता है, कस्टम वाले पार्ट में कुछ नया आता नहीं है, और 25 मार्क्स का आता है आपका, अच्छे मार्क्स आ सकते हैं इसमें। तो आज कस्टम वाला पार्ट रिवाइज कर लेना। फिर आईडीटी वाले दिन जब आप आईडीटी रिवीजन करने बैठोगे डीटी के एग्जाम के बाद, तब प्रेशर थोड़ा कम रह जाएगा। फिर जीएसटी पे फोकस करना रहेगा, कस्टम जल्दी जल्दी देखना रहेगा। तो ऐसा कर सकते हो। और अगर इलेक्टिव एग्जाम भी है आपका, तो भी आप आज आईडीटी पढ़ना। आईडीटी का कस्टम वाला पार्ट है। ये मैं सोच रहा हूँ कि चलो आज से डीटी पढ़ ले, 4-5 दिन तक डीटी पढ़ लेते हैं। आज आईडीटी का कस्टम कर लेना, कल हाफ डे भी आप आईडीटी को दे सकते हो अगर इलेक्टिव आपका एग्जाम है तो। और किसी को फिर भी डीटी पढ़ने का ज़्यादा मन है आज, कि परसों इलेक्टिव का एग्जाम देना और आज डीटी पढ़ने का मन है, तो मैंने रिवीजन वीडियो डाले थे अभी एनआर टैक्सेशन का, ये वीडियो सुन लेना बस। एनआर टैक्सेशन 15 नंबर का चैप्टर आता है आपका डीटी वाले पेपर में, पेपर 7 में 15 नंबर का चैप्टर आता है 15 मार्क्स का। इसका मैंने डिटेल वीडियो डाला था, न्यू कोर्स के लिए डाला था May 24 के लिए, लेकिन आपके लिए भी एप्लीकेबल है क्योंकि ज़्यादा चेंजेस है नहीं। एक चेंज था वो मैंने बता दिया था उसमें, तो वो आप देख सकते हो। उससे आपके ये वाले जो मार्क्स है ना 15 मार्क्स, ये अच्छे से सिक्योर हो जाएंगे। मैंने जैसे ट्रांसफर प्राइसिंग और डबल टैक्स रिलीफ का वीडियो डाला था ना, जिसमें सब चीज़ें कवर करवा दी थी, ताकि आपका क्वेश्चन कभी गलत ना हो, डबल टैक्स रिलीफ वाला और ट्रांसफर प्राइसिंग का, क्योंकि इसमें एक गलती होती है पूरे मार्क्स आते हैं। ऐसा ही सेम होता है एनआर टैक्सेशन में। तो टोटल बातें मैंने इसमें बता दी ताकि आपकी गलती नहीं होगी, और सारे क्वेश्चन आप चाहे कैसा भी क्वेश्चन आए, कितना भी नया क्वेश्चन आए, क्योंकि इनमें नए क्वेश्चन आते हैं आजकल पेपर 7 में, इन चैप्टर के, एनआर टैक्स के भी, ट्रांसफर प्राइसिंग के भी, डबल टैक्स रिलीफ के भी। तो वो वीडियो सुन लोगे ना आप, रिवीजन वीडियो लगभग 3 घंटे का है, वो सुन लेना, उससे काम चल जाएगा। इसके अलावा एक आध वीडियो और अपलोड कर दूंगा मैं नए वाले, चाहो तो फिर वो और सुन लेना अगर आपका ज़्यादा ही मन कर रहा है डीटी पढ़ने का। तो आज वैसे डीटी की मैराथन आज होगी नहीं, वो अपना इलेक्टिव वाला जो एग्ज़ाम होगा ना, मतलब परसों होगी डीटी की मैराथन, जिसमें मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा ज़्यादा। इस बार क्वेश्चंस ज़्यादा फोकस करेंगे, कंसेप्ट भी करेंगे पर क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। फिर भी आज आपको डीटी का पढ़ने का मन कर रहा है तो मैंने एनआर टैक्सेशन अपलोड किया था 8-10 दिन पहले, ये जरूर सुन लेना, ये आपको काफ़ी हेल्प कर देगा, 15 मार्क्स सिक्योर करने में काफ़ी हेल्प कर देगा। अगर आपने मेरा ट्रांसफर प्राइसिंग डबल टैक्स रिलीफ वीडियो देख रखा है तो आपको पता होगा उसकी लेवल क्या था, सेम उसी लेवल का ये एनआर टैक्सेशन मैंने इस बार बनाया है। ये सुन के आपका इंटरनेशनल टैक्स का अच्छे से काम हो जाएगा। और किसी ने ट्रांसफर प्राइसिंग या डबल टैक्स रिलीफ का वीडियो नहीं सुन रखा मेरा, एक बार वो रिवीजन वीडियो सुन लेना, पता चल जाएगा कि कहाँ आप गलती करते हो और क्या गलती नहीं करनी। इससे क्या होगा, ट्रांसफर प्राइसिंग और डबल टैक्स रिलीफ में आपकी कभी गलती ज़िंदगी में नहीं होगी। तो इस तरह से आपको प्रिपरेशन करनी है जो मैंने आपको बता दिया। तो अभी के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू सो मच। राधे राधे।